नंबर 376 है, स्पीकर्स को बॉक्स में रखने का क्या उद्देश्य है। स्पीकर होता है लाउड स्पीकर, उसको बॉक्स में क्यों रखा जाता है। स्पीकर को धूल से बचाने के लिए, स्पीकर को त्रुटि से बचाने के लिए, स्पीकर को दुर्घटना से बचाने के लिए, या ध्वनि आउटपुट की उच्च क्षमता प्राप्त करने के लिए। तो स्पीकर को बॉक्स में क्यों रखा जाता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीकर को बॉक्स में क्यों रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि आउटपुट की उच्च क्षमता प्राप्त करने के लिए स्पीकर को बॉक्स में रखा जाता है, ध्वनि की आउटपुट उच्च क्षमता में प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से एसडब्ल्यूजी के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता। पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो सकता है, अर्थात टूट जाने के कारण स्टैंडर्ड वायर गेज से किसको नहीं मापा जाता इनमें से, तांबा, टंगस्टन, इस्पात या एल्यूमिनियम। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एसडब्ल्यूजी से किसे नहीं मापा जाता है, किस वायर को नहीं मापा जाता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम को। किसको, एल्यूमिनियम को नहीं मापा जा सकता है स्टैंडर्ड वायर गेज से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, टर्मिनल्स बनाने के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल बनाने के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, टिन, रजत, टंगस्टन या तांबा। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे का। किसका, कॉपर का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए। प्रतिरोधों को पीसीबी से सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए, शक्ति क्या होनी चाहिए। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 25 वाट, 60 वाट, 150 वाट, 200 वाट। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। उसकी क्षमता, सोल्डरिंग आयरन की क्षमता क्या होनी चाहिए, 25 वाट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर में काम लेने वाले रेजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है। 190 डिग्री सेल्सियस पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर, या 600 डिग्री सेल्सियस पर, या 1000 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 190 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होगा, 190 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है, और फिर ऑप्शन दे रखा है, धारा प्रेरित होती है, मोटर रुक जाती है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, या फिर विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध करता है। चलिए बताइए क्या होगा, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है और बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है तो क्या होता है, जब क्या होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईएमएफ प्रेरित होता है। क्या होता है, ईएमएफ प्रेरित होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। किस विधि के द्वारा दुर्घटना से बच सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है, सुरक्षा उपकरणों को प्रयोग करके, पुरानी विधियों का प्रयोग करके, या कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा और नियमों का पालन करके, या व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। तो सुरक्षा दुर्घटना से कब बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
सुरक्षा से कैसे बच सकते हैं? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य विशेष मशीन और तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के विद्युत प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा मापा जा सकता है? विद्युत प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा मापा जा सकता है? ओम मीटर, वाट मीटर, मेगर, विभव मापी। तो किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर द्वारा, जिसे ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है, उससे माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मापक यंत्रों में नियंत्रक बल आघूर्ण आवश्यक होता है क्योंकि यह ऑप्शन दे रखा है विक्षेपण बल आघूर्ण का विरोध करता है, परावर्ती बल आघूर्ण का विरोध करता है, विक्षेपण बल आघूर्ण को कम करता है, या फिर बल आघूर्ण को नियंत्रित करता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्षेपण बल आघूर्ण का विरोध करता है। क्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, लोहा, इस्पात, निकल। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा पदार्थ आकर्षित नहीं होता है चुंबक से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा पदार्थ नहीं आकर्षित होता है? मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है? एक तार का व्यास किसके प्रयोग से मापा जा सकता है? वायर गेज, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, रिंग गेज। तो किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायर गेज के द्वारा तार का व्यास मापा जा सकता है। राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन सभी दोस्त लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन है टैपित नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र में वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिसे ऑप्शन दे रखा है गति में कमी होती है, गति में वृद्धि होती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर गति शून्य तक घट जाती है। तो क्या होता है जब टैपित नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र में वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है? चलिए बताइए क्या होगा। श्रेणी क्षेत्र में वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गति में वृद्धि हो जाती है। गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है जब फ्लक्स कम होता है। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए किसको उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए? ऑप्शन दे रखा है भूसंपर्कित टर्मिनल, सजीव टर्मिनल, तरंग टर्मिनल, या ताम्र तार। चलिए बताइए क्या होगा उपभोक्ता के लिए प्रयोग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूसंपर्कित टर्मिनल, अर्थात अर्थिंग करना जरूरी होता है। क्या करना जरूरी होता है? अर्थिंग करना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टन किस प्रकार के तार से निर्मित होती है? एक यूनिवर्सल मोटर में क्षेत्र वेस्टन फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार के तार से निर्मित होती है? किस प्रकार से बनी होती है? एल्यूमिनियम तार, सामान्य ताम्र तार, तारों का प्रयोग नहीं किया जाता, या फिर मोटे वल्क युक्त ताम्र तार का। तो किसका प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर में क्षेत्र वेस्टन के लिए? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे वल्क युक्त ताम्र तार का। किसका? मोटे वल्क युक्त ताम्र तार का, जिसे इनेमल्ड तार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनेमल्ड। क्या कह सकते हैं? इनेमल्ड ताम्र तार। अगला क्वेश्चन है एक सीसा अमल बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य को मिश्रित करके बनाया जाता है?
लेड एसिड बैटरी को किस विद्युत अपघट्य का मिश्रित करके बनाया जाता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जल को, ऑप्शन डी है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो किस में मिलाकर मिश्रण करके बनाया जाता है, किसके द्वारा? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर। अगला क्वेश्चन है जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थों के दो छोटे टुकड़ों उष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो यह संधि किस रूप में काम करती है? जब पी तथा एन प्रकार के दो छोटे टुकड़ों को उस उपचार द्वारा हीट के द्वारा जोड़ा जाता है तो यह संधि क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखा है डायोड, फिल्टर, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन। क्या कहलाती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड बन जाता है। क्या बन जाता है? डायोड। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस पर लपेटी जाती है? एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस पर लपेटी जाती है? कोर के दोनों भागों पर, केवल बरसों पर, कोर के केंद्रीय भाग पर या कोर के एक भाग पर? तो कहाँ लपेटी जाती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर के दोनों भागों पर लपेटी जाती है क्या? वेस्टर्न वाइंडिंग। राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है सीसा अमल बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट किसके मिश्रण से बनी होती है? किसके द्वारा निर्मित होती है? मिश्रण नहीं है, निर्मित है। किसके द्वारा बनी होती है? ऋणात्मक प्लेट होती है लेड एसिड बैटरी में, तो वह किसके द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, शुद्ध सीसा, अमोनियम क्लोराइड या पतला सल्फ्यूरिक अम्ल। तो किसके द्वारा बनी होती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध सीसा, जिसे पीबी से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है? इनमें से ट्रांजिस्टर का प्रकार कौन सा है? पीएन, पीएनपी, एनपीपी, पीएनएन। तो कौन सा ट्रांजिस्टर का प्रकार है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, और लाइक शेयर भी सभी कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएनपी। पीएनपी क्या है? ट्रांजिस्टर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया गया है? समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया गया है? कैथोड रे ट्यूब, आवर्ती मीटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या फिर ऊर्जा मीटर। तो किसको बनाया गया है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे सीआरओ से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बड़े आकार के 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप का मान क्या होता है? बड़े आकार की 3 फेज प्रेरण मोटर होती है, उसके स्लिप का मान लगभग कितना होता है? 2.5 से 5%, 1.5 से 2.5%, 4 से 5% या फिर 2.5 से 3%। तो कितना होता है स्लिप का मान? चलिए बताइए क्या होगा। स्लिप को सरपण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सरपण। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 से 2.5। लगभग कितनी होती है? 1.5 से 2.5 के बीच। अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज का 6 पोल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर 960 आरपीएम तथा तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम के साथ चल रहा है। प्रतिशत स्लिप की गणना करें। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत स्लिप। तो इसका ज्ञात करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
स्लिप कितना होगा, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए क्या होगा, सभी सोल्व करके बताना है सभी को। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, सिंक्रोनस गति जो दे रखी है 1000 आरपीएम और रोटर गति जो 960 आरपीएम पर चल रही है। तो ज्ञात करेंगे एन एस अर्थात सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति गुणा प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो सिंक्रोनस गति कितनी दे रखी है 1000 आरपीएम माइनस 960 रोटर गति 960 बटे में 1000 एन एस कितना दे रखा है 1000 गुणा 100 से करेंगे। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए कितने से करते हैं 100 से। तो 1000 में से 960 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देख लेते हैं 40 बटे 1000 गुणा 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4%। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है। कौन सा लैंप है जिसमें सबसे ज्यादा प्रकाशित होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे एलईडी कहते हैं, पारा लैंप, सोडियम वाष्प लैंप या फिर ताप दीप्त लैंप। तो इनमें से कौन सा लैंप है जो अधिक समय लेता है प्रकाशमान होने में। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम वेपर लैंप। क्या होगा सोडियम वाष्प लैंप सबसे अधिक समय लेता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस समय परिवर्तन कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण वर्षों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी विधि है। ऑप्शन दे रखा है इंटरपोल विधि, उच्च प्रतिरोध वर्षों का प्रयोग करके, या दोनों इंटरपोल तथा लघु पिच युक्त वेस्टर्न विधि, या लघु पिच युक्त वेस्टर्न विधि। तो कौन सा करेक्ट होगा इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरपोल विधि। कौन सी विधि होगी इंटरपोल विधि। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को डैश की ओर स्थानांतरित करना होता है। ऑप्शन दे रखा है जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा, समान दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या फिर विपरीत दिशा। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र के लिए घूमने की दिशा, घूर्णन की दिशा को की ओर स्थानांतरित करना। नंबर 401 है किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है। ऐसा कौन सा अल्टरनेटर है जो भाप द्वारा उत्पादित बल पानी से भी अधिक बल होता है, उसमें बल होता है। ऑप्शन दे रखा है जल टरबाइन तथा भाप टरबाइन अल्टरनेटर दोनों, ऑयल इंजन अल्टरनेटर, जल टरबाइन अल्टरनेटर, या फिर भाप टरबाइन अल्टरनेटर। तो कौन सा है इनमें से, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसा कौन सा अल्टरनेटर है जो भाप द्वारा बल पानी से भी अधिक बल होता है, भाप द्वारा उत्पादित बल में पानी से भी अधिक बल होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाप टरबाइन अल्टरनेटर। कौन सा अल्टरनेटर होता है भाप टरबाइन अल्टरनेटर जिसका बल पानी से भी अधिक होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परावैद्युत क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है। इनमें से कौन सा उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला पदार्थ है। रेसा, अब्रक, चीनी मिट्टी, बेकेलाइट। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्रक। क्या होगा अब्रक, जिसे माइका भी कहते हैं अब्रक को। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध तथा वोल्टेज, प्रतिरोध, वोल्टेज, या फ्रीक्वेंसी। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज के। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वोल्टेज के।
अगला क्वेश्चन है अवमंदन बलागुण एक कल कुंडली उपकरण में, यहाँ कल नहीं है चल है, मिसप्रिंट है, चल कुंडली उपकरण में डैश द्वारा विकसित होता है, भंवर द्वारा, ताम्रदा ताम्र, द्रव घर्षण या गुरुत्व घर्षण। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अवमंदन बलागुण एक चल कुंडली उपकरण में से किसके द्वारा विकसित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भंवरधारा द्वारा, एडी करंट द्वारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या ओम वर्ग मीटर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। क्या होता है ओम मीटर, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निकल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकल हाइड्रोक्साइड तथा निकल के सल्फर में किसमें पैक होता है। डाउन परत, एकांतर परत, अग्रिय परत, स्वरूप परत। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांतर परत। क्या होगा एकांतर परत में। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तित करने के लिए या फिर विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश होने वाला परिवर्तन होता है। प्रतिरोध का ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। चलिए बताइए ओम डिग्री सेंटीमीटर, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन दे रखा है डायोड के मामले में अनुप्रयुक्त वोल्टेज जब अवदाह वोल्टेज मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का कांतिमान क्या होगा। शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर बना रहेगा या घट जाता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यह डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है यूएनआई जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है। यूएनआई जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है। 6000 से 8000 ओम, 4000 से 5000 ओम, 5000 से 8000 ओम या फिर 5000 से 10,000 ओम। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी और लाइक शेयर भी सभी कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000 से 10,000 ओम। राइट आंसर होगा डी। दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है 5000 से 10,000 ओम। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। किसके सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। एकल वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग, चार वाइंडिंग। तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार कहां से लिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन वाइंडिंग से। कितनी वाइंडिंग से तीन वाइंडिंग से लिया जाता है। जो इस प्रकार से ये स्टार हो गई तो यहां से ये न्यूट्रल पॉइंट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सापट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। अगर सापट लोड को बिना अव्यवस्थित किए, परिवर्तन किए बिना इनमें से सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को कैसे बदला जा सकता है। गति को बदलकर, क्षेत्र उत्तेजना को नियत रखकर, शक्ति को परिवर्तित करके या फिर क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर।
चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर पावर फैक्टर को बदला जा सकता है सिंक्रोनस मोटर में। अगला क्वेश्चन दे रखा है वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को भूयोजन अर्थात अर्थिंग क्यों कर दिया जाता है। ऑप्शन है क्योंकि लाइन की जांच करने में कठिनाई होती है, क्योंकि जमीन मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर पर असंतुलित भार बनता है। डी है एकल फेज लाइनों से बचा जा सकता है। तो क्यों किया जाता है अर्थिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जमीन मानव जीवन मशीन को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, जमीन मानव को और मशीन दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों से में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। ल्यूमिनस फ्लक्स किस तरंग में से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। पवन तरंग, जल तरंग, प्रकाश तरंग या विद्युत धारा तरंग। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, फटाफट कमेंट करना है सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। कौन सी तरंग होगी, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। भारी वोल्टेज, प्रयुक्त वोल्टेज, आंतरिक वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। तो नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ किसके बराबर होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के, किसके, टर्मिनल वोल्टेज के। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया है। अर्थात स्टार या डेल्टा दोनों में से एक या फिर दोनों में ही जोड़ा गया है, तो इस रूप को जाना जाता है, क्या जाना जाता है। कुंडली समूह, समूह कनेक्शन, फेज कनेक्शन, आसनन कनेक्शन। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज कनेक्शन। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई निम्न में से किसकी चौड़ाई से कम रखी जाती है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, उसमें बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई निम्न में से किस की चौड़ाई से कम रखी जाती है। वाइंडिंग से, पोल से, आर्मेचर से या फिर ब्रश से। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल से। राइट आंसर होगा पोल। अगला क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है। गति और वोल्टेज, आपूर्ति आवृत्ति और गति, आवर्ती और धारा या धारा और वोल्टेज। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और गति, अर्थात बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होता है। ऑप्शन दे रखा है फ्लक्स के परिवर्तन की दर को शून्य बनाया जाता है। ऑप्शन बी है फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर न्यूनतम है या फिर फ्लक्स के परिवर्तन की दर ऋणात्मक है। तो अधिकतम ईएमएफ कब होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होने पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किया जाता है, समान तरीके से उपयोग किए जाते हैं। ऊर्जा मीटर और आवर्ती मीटर, पावर फैक्टर मीटर और ऊर्जा मीटर, वोल्ट मीटर और आवर्ती मीटर या फिर वोल्ट मीटर और पावर फैक्टर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर और पावर फैक्टर। क्या होगा? वोल्टमीटर और पावर फैक्टर, क्योंकि ये दोनों ही समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम मीटर जो सीधे एक सर्किट के प्रतिरोध को ओम में माप सकता है, निम्नलिखित में से किससे नियत होता है? एक ओम मीटर जो सीधे सर्किट के प्रतिरोध को माप सकता है, ओम में माप सकता है, तो किससे नियत होता है? एक एनालॉग मल्टीमीटर, एक डिजिटल मल्टीमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर मूविंग आयरन गैल्वेनोमीटर। तो कैसा उपकरण होता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कैसा उपकरण होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में होता है। ऑप्शन दे रखा है घटता हुआ पावर फैक्टर, शून्य पावर फैक्टर, उच्च और घटता हुआ पावर फैक्टर या फिर उच्च पावर फैक्टर। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वोल्टेज विनियमन कम कब होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब घटता हुआ पावर फैक्टर होगा, लोड सर्किट में घटता हुआ पावर फैक्टर होगा जब। अगला क्वेश्चन दे रखा है संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है? वायर वाउंड प्रतिरोध, फिक्स्ड वैल्यू प्रतिरोध, कार्बन कंपोजिशन का प्रतिरोध, टेप्ड प्रतिरोध। तो क्या कहा जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा भूयोजन के निम्नलिखित में से किस तरीकों में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? किस अर्थिंग में किस तरीकों में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? रोड भूयोजन, प्लेट भूयोजन, पाइप भूयोजन या फिर ए व सी दोनों में। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है पाइप अर्थिंग में। किसमें? पाइप अर्थिंग में। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित मोटर्स में से कौन सी उच्च दक्षता वाली है? इनमें से कौन सी मोटर की दक्षता उच्च होती है? स्लिप रिंग मोटर, पॉलीफेज प्रेरण मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसकी इनमें से उच्च दक्षता होती है सिंक्रोनस मोटर की। किसकी होती है? सिंक्रोनस मोटर की। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 426 है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम किस पर होती है? चुंबकीय अक्ष पर, चुंबकीय ध्रुव पर, चुंबकीय क्षेत्र पर या फिर बल की चुंबकीय लाइन पर। तो चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे अधिकतम कहाँ होती है? चलिए कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें। तो आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव पर। कहाँ होती है? मैग्नेटिक पोल्स पर। अगला क्वेश्चन है एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल को स्थानांतरित करने में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? एक समान स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल को स्थानांतरित करने में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ या गतिशील प्रेरित ईएमएफ। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील प्रेरित ईएमएफ। क्या उत्पन्न होता है? उस ईएमएफ को क्या कहा जाता है? गतिशील प्रेरित ईएमएफ। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कम्यूटेटर के आसन्न क्षेत्रों से जुड़े किसी कॉइल के शुरुआती तथा समाप्ति छोरों को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग,
रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग या फिर वेव वाइंडिंग? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैप वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होगी? लैप वाइंडिंग। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोशनी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? रोशनी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नैनोमीटर, दीप्तिमापी, उपयोगिता मीटर या फिर मल्टीमीटर? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्तिमापी का। किसका? दीप्तिमापी का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक चक्कर में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? आरएमएस मान, पीक फैक्टर, औसत मान या शिखर मान? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। एसी थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिखर मान। क्या कहा जाता है? शिखर मान, विद्युत धारा के सर्वोच्च मान या ईएमएफ के सर्वोच्च मान को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थर्मल ओवरलोड रिले होती है, किस प्रकार की रिले होती है? वोल्टता आधारित, ऊष्मा आधारित, फ्रीक्वेंसी आधारित या शक्ति आधारित? तो थर्मल ओवरलोड रिले किस प्रकार की होती है, किस पर आधारित होती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा आधारित। कैसी होती है? ऊष्मा पर आधारित रिले होती है थर्मल ओवरलोड रिले। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंट्रोल सर्किट में उपयोग होने वाला कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? क्या पूछ रहा है? रेगुलेशन कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर का? चलिए बताइए क्या होगा। 1%, 2%, 5% या फिर 10%? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। कंट्रोल सर्किट में उपयोग होने वाला कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? या नहीं पूछ रहा है, नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% से अधिक नहीं होना चाहिए रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आइसोलेटर का प्रयोग कंट्रोल कैबिनेट में किया जाता है। आइसोलेटर का उपयोग कंट्रोल कैबिनेट में किया जाता है केवल सप्लाई को ऑफ करने के लिए, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए, ओवरलोड से सुरक्षा के लिए या फिर लीकेज करंट से सुरक्षा के लिए? तो आइसोलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोलेटर का उपयोग केवल सप्लाई को ऑफ करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सप्लाई को ऑफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक ऑयल सर्किट ब्रेकर में तेल डालने का उद्देश्य होता है, ओसीबी में तेल क्यों डाला जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन दे रखा है, कम तापमान पर परिचालन हो सके इसके लिए सहायता करता है। ऑप्शन बी है, परिपथ को खुलने पर बनने वाली आग को बुझाने के लिए व ठंडा करने के लिए। ऑप्शन सी है, प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ओसीबी में तेल का उपयोग किया जाता है, ऑयल का उपयोग क्यों किया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिपथ को खुलने पर बनने वाली आग को बुझाने के लिए तथा ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस सर्किट ब्रेकर में मरम्मत योग्य पुर्जा नहीं होता है? इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसको मरम्मत योग्य पुर्जा नहीं होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर या फिर मिनीचर सर्किट ब्रेकर? तो किसको ठीक नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता? चलिए बताइए क्या होगा जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कौन सा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, जल विद्युत शक्ति केंद्र का अंतिम भाग होता है। जल विद्युत शक्ति केंद्र होता है, उसका अंतिम भाग होता है टरबाइन, सुरंग, पेनस्टॉक, टेल रेल्स। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अंतिम भाग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतिम भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे टेल रेस कहते हैं। क्या भाग होता है, टेल रेस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पैनल बोर्ड के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। पैनल बोर्ड के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है, मोटर की, कपलिंग की, सापट की, या फिर स्विच गियर की। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच गियर। कौन सा होगा, स्विच गियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऑयल सर्किट ब्रेकर उपयोग होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है डीसी सप्लाई पर, एसी सप्लाई पर, ये वह भी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया जाता है, ओसीबी का ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग कहाँ किया जाता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एसी सप्लाई पर, अल्टरनेटिंग करंट पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बीजेटी का पूरा नाम क्या है। बीजेटी होता है, उसका पूरा नाम क्या है। बायोनेट जंक्शन ट्रांजिस्टर, बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बीजेटी का पूरा नाम। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फुल फॉर्म क्या होता है बीजेटी का, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीन फेज प्रेरण मोटर स्टार्ट होती है परंतु लोड नहीं उठाती, संभावित दोष कौन सा हो सकता है। एक तीन फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट तो होती है लेकिन वह लोड नहीं उठाती, भार नहीं उठाती। तो इसका संभावित दोष कौन सा हो सकता है, ऑप्शनों में से बताना है। ऑप्शन है, स्टेटर वाइंडिंग में खुला परिपथ दोष, रोटर वाइंडिंग में खुला परिपथ दोष, या फिर गलत कनेक्शन, या बी व सी दोनों ही। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जब तीन फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट तो होती है, चालू तो हो जाती है, परंतु वह लोड नहीं उठाती है, तो दोष कौन सा होगा। चलो बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों ही हो सकते हैं। क्या हो सकता है, गलत कनेक्शन भी हो सकता है और रोटर वाइंडिंग में खुला परिपथ दोष भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दे रखा है, आवेशों के गुणनन पर, आवेशों के मध्य की दूरी पर, ये वह भी दोनों पर, या फिर आवेश के तापमान पर। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों पर भी, अर्थात आवेश के गुणन पर भी और आवेशों के मध्य बीच की दूरी पर भी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, किसकी जांच की जाती है इससे। तार का प्रतिरोध, तार की धारिता, तार के भीतर के संवाहक का निरंतरता, या फिर तार की चालकता। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। चलो बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी करो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता टेस्ट की जाती है कंटिन्यूटी टेस्टर से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंडक्टर्स की बंडलिंग मुख्य रूप से किस लिए की जाती है। कंडक्टर्स की बंडलिंग मुख्य रूप से किस लिए की जाती है। रेडियो व्यतिकरण को अधिक करने के लिए, रेडियो व्यतिकरण को कम करने के लिए, प्रतिघात को अधिक करने के लिए, या फिर प्रतिघात को कम करने के लिए। तो बंडलिंग क्यों की जाती है, चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिघात को कम करने के लिए बंडलिंग की जाती है चालकों की, रिएक्टेंस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रिले कनेक्शनों पर पाया जाने वाला काला
जमा हुआ पदार्थ किस कारण होता है? रिले कनेक्शनों पर पाए जाने वाला काला जमा हुआ पदार्थ किस कारण से होता है? कार्बन का जमा होना, धूल का जमा होना, धातु की वाष्प का संघनन, या फिर ए व सी दोनों ही। चलो बताओ क्या होगा? रिले कनेक्शनों पर काला जमा हुआ पदार्थ क्यों पाया जाता है, किस कारण से पाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, कार्बन का जमा होना। क्या होगा? कार्बन का जमा होना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है? अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है? सापेक्षता, प्रतिरोधकता, चालकता, या फिर धारणशीलता। तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारणशीलता। क्या कहा जाता है? धारणशीलता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर्स की गति की दिशा क्या होनी चाहिए? अधिकतम विद्युतवाहक बल प्रेरित करने के लिए चालक की गति की दिशा क्या होनी चाहिए? फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के समानांतर, फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के अनुरूप, फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के लंबवत, या फिर फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के क्षैतिज। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के लंबवत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंट्रोल पैनल जमीन से किस ऊंचाई पर इंस्टॉल होता है? कंट्रोल पैनल को जमीन से कितनी ऊंचाई पर रख लगाया जाता है? 1 मीटर पर, 1.5 मीटर पर, 2 मीटर पर, या 2.2 मीटर पर? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल को लगाया जाता है 2 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 2 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस ऊर्जा संयंत्र में कौन से पदार्थ कैसे उत्पन्न करते हैं? पशुओं का गोबर, मानव मलमूत्र, पालतू पक्षियों का मलमूत्र, या फिर उपरोक्त सभी। तो बायोगैस ऊर्जा संयंत्र में कैसे उत्पन्न किया जाता है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सीआरओ प्रदर्शित कर सकता है? सीआरओ से क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, ये वो भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ क्या होगा। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या कहा जाता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ का फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वो भी दोनों ही, एसी व डीसी दोनों सिग्नल को प्रदर्शित कर सकते हैं सीआरओ के पर्दे पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो रहा, इसके लिए उपयुक्त उपाय है। अगर एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या उपाय है? स्पीड को बढ़ाना, फील्ड परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाना, फील्ड परिपथ को कनेक्शन रिवर्स करना, या फिर फील्ड परिपथ में प्रतिरोध कम करना। तो क्या उपाय होगा? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड परिपथ में प्रतिरोध कम करके वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 451 है, एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग शून्य के बराबर होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, फ्लेमिंग वामस्त नियम, या लेंज का नियम? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम। क्या कहते हैं? किरचॉफ का सेकंड नियम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर कम तापमान और 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर काम कर सकते हैं जब तक कि वे लगभग निर्वाक नहीं बन जाते, इस घटना को किसके रूप में जाना जाता है? इस घटना का नाम क्या है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जंक्शन पद्धति, डिफ्यूज्ड जंक्शन, थर्मल रनवे, या पॉइंट कॉन्टैक्ट पद्धति? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ट्रांजिस्टर कम तापमान और 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर भी काम कर सकता है जब तक कि वे निर्वाहक नहीं बन जाते। तो इस घटना को क्या कहते हैं? चलो बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल रनवे। क्या कहा जाता है उसको? थर्मल रनवे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहा जाता है? तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि और साथ में प्रतिरोध में भी वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता का तापमान गुणांक, प्रतिबाधा का तापमान गुणांक या प्रतिरोध का तापमान गुणांक। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, और लाइक शेयर भी सभी कर देना, सभी दोस्त लाइक शेयर कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का तापमान गुणांक। क्या होगा? रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का क्या नाम है? डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलने वाली युक्ति को अर्थात उपकरण को क्या कहा जाता है? रजिस्टर, रेक्टिफायर, कन्वर्टर, इन्वर्टर। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर एक कार्य और करता है, ये एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलता है। तो इसका दोनों ही कार्य है, लेकिन ये डीसी को एसी में बदलने वाली मुख्य युक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है वे सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम से टकराती है और सभी दिशाओं में बिखर जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाशन, प्रकाशमान क्षमता, प्रकाश का प्रसार, उपयोगिता कारक। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रसार। क्या कहा जाता है उसे? प्रकाश का प्रसार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर में धारा में वृद्धि या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उच्च से निम्न या निम्न से उच्च हो सकता है। यदि वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर जिसकी ऊर्जा शक्ति कम होती है और 250 वोल्ट तक काम कर सकता है उसे क्या कहते हैं? एक छोटा ट्रांसफार्मर, छोटे आकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसकी ऊर्जा शक्ति क्या होती है? ऊर्जा शक्ति कम होती है और 250 वोल्टेज तक काम कर सकता है उसे क्या कहते हैं? थ्री फेज स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर या फिर थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। तो क्या कहा जाता है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है? सिंगल फेज, जो घरों में सप्लाई आती है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर्स को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है। आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत और ऑप्शन दे रखा है फील्ड को उत्तेजित करने के लिए एसी स्रोत, मोटर को बंद करने के लिए दोनों एसी और डीसी स्रोत, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत या फिर आर्मेचर चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए डीसी स्रोत। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट होगा? बिजली की आपूर्ति के लिए तो उसमें क्या, आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए तो कौन सा स्रोत होता है? एसी स्रोत, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? दोनों स्रोतों की आवश्यकता होती है एसी और डीसी की। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा होगा इनमें से? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में।
सिंक्रोनस मोटर्स को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है, अर्थात एसी व डीसी दोनों की आवश्यकता होती है। तो आर्मेचर को चलाने के लिए तो एसी सप्लाई है, और ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर बताना है सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत होगी। कौन सी सप्लाई की? डायरेक्ट करंट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख रखा है, दो या दो से अधिक सेलों का एक समूह को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों के समूह को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल, सेकेंडरी सेल, बैटरी या रिचार्जेबल ड्राई सेल। तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरएमएस मान और एसी के औसत मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? आरएमएस मान और एसी के औसत मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? पीक घटक, तात्कालिक मूल्य, औसत मूल्य, फार्म घटक। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्म फैक्टर। क्या कहा जाता है? फॉर्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार के मल्टीमीटर्स में एक मीटर गति व्यवस्था, एक अंशांकित स्केल और एक संकेतक होता है? किस प्रकार के मल्टीमीटर में गति की व्यवस्था के लिए एक अंशांकित स्केल और एक संकेतक होता है? चलो बताओ क्या होगा। डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग वोल्टमीटर। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग मल्टीमीटर। कौन सा होगा? एनालॉग मल्टीमीटर। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहा जाता है? स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहा जाता है? टॉर्क, प्रतिशत स्लिप, तुल्यकालिक गति, अतुल्यकालिक गति। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या कहा जाता है उस गति को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस गति। कौन सी गति कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी नाभिक से शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है? किसी नाभिक से शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है? अचल इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, गैर चालकीय इलेक्ट्रॉन या होल्स। तो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। किस नाम से? फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आईआर अर्थात धारा गुणा प्रतिरोध, गिरावट और ईएमएफ का बीज गणितीय योग सदैव होगा। तो क्या होगा वोल्टेज के नियम के अनुसार? शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या एकक। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। क्या होगा? जीरो। राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांक की प्रतिरोध होगा। श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांक की प्रतिरोध क्या होगा? सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक, सबसे कम प्रतिरोध से कम या सबसे कम प्रतिरोध के बराबर। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध का तुल्यांक की प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक। क्या होगा? R1 प्लस R2 इस प्रकार से होता है, R3 इस प्रकार से जुड़ता ही चला जाता है, अर्थात क्या होगा सबसे अधिक प्रतिरोध से भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऐड होता ही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि 120 वोल्टेज पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति गिरावट कितनी होगी? चलो हल करके बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्टेज, प्रतिरोध दे रखा है 60 ओम, पावर ज्ञात करनी है। चलो पावर ज्ञात करके बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी हल करो, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सोल्व करते हैं। पी ज्ञात करना है, वी का स्क्वायर बटे आर। क्या हो जाएगा इसका? वी का स्क्वायर बटे आर। तो वी कितना दे रखा है? 120। तो 120 गुणा 120 बटे में कितना आ जाएगा? 60। 60 से 2 बार कटेगा, 120 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 वाट।
राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, दे रखा है एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य के विभवांतर को सेल का क्या कहा जाता है। यहाँ विभवांतर है। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। टर्मिनल वोल्टेज, आवेश, चालकता या विद्युत वाहक बल। एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य के विभवांतर को सेल का क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल। क्या कहा जाता है, ईएमएफ। अगला क्वेश्चन, है आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टिंग के समय ट्यूबलाइट में वोल्टेज को वृद्धि करने के लिए ट्यूबलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब का, चौक का, फिलामेंट का, एक कैपेसिटर का। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, चौक का। अगला क्वेश्चन, है शून्य वाट का लैंप कितनी खपत करता है। शून्य वाट का लैंप, 0 वाट लैंप होता है, वो कितनी वाट खपत करता है। लगभग 5 से 7 वाट, लगभग 15 वाट, लगभग 40 वाट, या कोई शक्ति खपत नहीं करता। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 5 से 7 वाट शक्ति खपत करता है। अगला क्वेश्चन, है किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट किस क्रम में होता है। जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट किस क्रम में होता है। किलो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, या फिर एम्पियर। तो किस में होता है। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। रिवर्स करंट किस में होता है, किस क्रम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो एम्पियर में। किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में। अगला क्वेश्चन, है एक गोई तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच में स्थापित है जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, उसे क्या कहते हैं। एक गोई तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच स्थापित है। क्या है, लाइन पोल और स्टब पोल के बीच स्थापित है जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं। हेड गोई, आर्म गोई, स्टब गोई, या पुश गोई। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टब गोई। क्या कहेगा, स्टब गोई। अगला क्वेश्चन, दे रखा है निम्न उपकरणों में से क्या स्टेरेसिस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है। स्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस से मुक्त होता है, कौन सा है इनमें से। पीएमएमसी उपकरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, चलायमान लोह उपकरण, या फिर डायनामो प्रकार के उपकरण। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। एडी करंट व स्टेरेसिस लॉस दोनों से ही मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, है आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। कुंडल थ्रो, कम्यूटेटर पिच, ध्रुव पिच, या कुंडल स्पैन। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव पिच। क्या होगा, पोल पिच। अगला क्वेश्चन, दे रखा है प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त किया जा सकता है। रोटर परिपथ में ईएमएफ अंतक्षेपण, ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना, या कैस्केड संचालन, या स्टेटर परिपथ में रियोस्टेट का संयोजित करना। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर के लिए
सुरक्षा के लिए इनमें से कौन सा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, या फिर ये वो भी दोनों? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है डीसी से। उत्तर है स्विनबर्न परीक्षण के दौरान लौह हानि को क्या माना जाता है? स्विनबर्न परीक्षण के दौरान लौह हानि को क्या माना जाता है? शून्य, स्थिर, एकक या परिवर्तनीय? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर। क्या होगी? स्थिर। स्थिर हानि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो? यदि इंडक्शन मोटर में वायु के अंतराल को अर्थात एयर गैप को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, शक्ति गुणांक कम होगा, ये वह भी दोनों, या बियरिंग घर्षण कम होगा? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जब इंडक्शन मोटर में एयर गैप को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति गुणांक कम हो जाएगा और चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? एक सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? 1, 2, 3 या 4? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घरों को बिजली के अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? जो घरों में बिजली आती है वो कम मात्रा की आती है तो उसके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर उपयुक्त होता है? रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, या फिर पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या होगा? पोल टाइप वितरण ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है जब ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में उपयोग होता है जो टर्मिनल को ऑन ऑफ स्विच टर्मिनल का कार्य करता है तो वह कौन सा होता है? कलेक्टर व बेस, एमीटर व बेस, कलेक्टर व एमीटर, या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जब ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में उपयोग होता है जो ऑन ऑफ स्विच के टर्मिनल का कार्य करता है, क्या करता है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टर व एमीटर। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़े जाने पर क्या होगा? डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़ने पर क्या होगा? मोटर रुक जाएगी, मोटर जल सकती है, मोटर बिना समस्या चलती रहेगी, या फिर मोटर के बरसों पर स्पार्क होगा? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डीसी मोटर का। यदि डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर के बरसों पर स्पार्किंग होगी। क्या होगी? बरसों पर स्पार्किंग होगी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा घटक मुख्य रूप से आवश्यक है? आर्मेचर, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, ब्रश? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। क्या आवश्यक है मुख्य रूप से? कम्यूटेटर। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहा जाता है? तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर, एकल चालक को क्या कहा जाता है? वीआर कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, या गुड कंडक्टर? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडक्टर, जिसे मानक चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक चालक। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
नुकीले किनारे वाले उपकरण को रखा जाना चाहिए, किस में रखा जाना चाहिए? उनके किनारे नीचे की ओर करके, फर्श पर, लकड़ी के बॉक्स में अलग या धातु के बॉक्स में। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कैसे रखा जाना चाहिए नुकीले किनारे वाले उपकरण को? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, और सभी दोस्त लाइक ज़रूर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी के बॉक्स में अलग से रखना चाहिए नुकीले किनारे वाले उपकरण को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? बिना किसी नुकसान के मानव कितनी धारा को सहन कर सकता है? 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर या फिर 100 मिली एम्पियर? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कितनी धारा को सहन कर सकता है अधिकतम बिना किसी नुकसान या हानि के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मिली एम्पियर धारा को सहन कर सकता है बिना किसी नुकसान के। अगला क्वेश्चन है, उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है? उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है? धारिता, चालकता, प्रतिरोध या प्रेरकता? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरकता। क्या होगा? प्रेरकता। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है? एक एम्पलीफायर के स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को क्या कहा जाता है? बाईपासिंग, आइसोलेटिंग, कपलिंग या ज्वाइनिंग? चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कपलिंग। क्या कहा जाता है? कपलिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसे कहा जाता है? इनमें से पी रीजन किसे कहा जाता है? कलेक्टर, सोर्स, एमिटर या फिर बेस? किसे कहा जाता है? चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किसे कहा जाता है? पी रीजन किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है पी का मतलब बेस। क्या होता है? बेस। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, कॉइल्स, डायोड? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड पर। किस पर निर्भर करता है? डायोड पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? कोर, शाफ्ट, फ्रेम या स्लिप रिंग? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा रोटर का भाग नहीं है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेम। कौन सा भाग नहीं है? फ्रेम रोटर का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है? इनमें से क्या एक इन्वर्टर है? कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या उपरोक्त सभी? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एक प्रकार का इन्वर्टर है। क्या है? इन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है? इनमें से कौन सा अर्धचालक पदार्थ सेलेनियम है? इंस्ट्रीसिंक अर्धचालक, एक्सट्रीसिंक अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रीसिंक अर्धचालक होता है सेलेनियम। अगला क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है?
1 2 3 4 या 5? चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकता नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है? इनमें से कौन सा जनित्र है जो अवशिष्ट चुंबकता नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है? सीरीज जनित्र, शंट जनित्र, कंपाउंड जनित्र या सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है? पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है? रफ्तार को बढ़ाना, फेज शिफ्ट देना, रफ्तार को नियंत्रित करना, गड़बड़ी होने पर पंखे को बचाना? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कैपेसिटर में, पंखे में कैपेसिटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज शिफ्ट देना, अर्थात फेज को विघटित करना होता है पंखे में कैपेसिटर का कार्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? शून्य, यूनिटी, न्यूनतम, अधिकतम? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? लग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? चलो बताओ। तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, जोड़ से शोल्डर को हटाने के लिए, केबल को जोड़ने या हटाने के लिए, या तारों को काटने के लिए? तो लग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केबल को जोड़ने या हटाने के लिए लग का उपयोग किया जाता है केबल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक 0.80 होने पर 220 वोल्टेज एसी से 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा खींची जाती है? 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा खींची जाती है? ज्ञात क्या करना है? धारा, करंट ज्ञात करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। राइट आंसर क्या होगा? शक्ति गुणांक दे रखा है 0.80, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्टेज, लोड दे रखा है 10 किलो वाट। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। धारा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर V इंटू आई गुणा कोस फाई। ये फॉर्मूला हो गया। तो पावर रखेंगे, पावर कितनी दे रखी है? 10 किलो वाट। तो 10 किलो का 1000 बराबर वोल्टेज कितनी दे रखी है? 220 वोल्टेज। तो यहाँ 220 गुणा धारा ज्ञात करनी है, गुणा कोस पाई का मान कितना है? 0.80। तो यहाँ 0.80 लगा देंगे। तो इसको हल करके देख लेना। शून्य से जब पॉइंट से शून्य काट देंगे, 8 का भाग इसमें देंगे तो कितना होगा? 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूना 16, बचेगा 4, 8 पंजे 40, 1250। 8 का हो गया। अब इसका काट लेना तो राइट आंसर हो जाएगा 56.8। 22 का भाग जब 1250 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 56.8। राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 56.8 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लाइन में 8 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम प्रतिरोध वाली लाइन में वाट हानि की गणना कीजिए। चलिए गणना करके बताइए क्या होगा। एम्पियर दे रखा है 4 एम्पियर और प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा? वाट ज्ञात करनी है, पावर ज्ञात करनी है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों पावर ज्ञात करने के लिए क्या होगा? आई दे रखा है और आर दे रखा है, तो आई का स्क्वायर इंटू आर। क्या होगा? आई का स्क्वायर इंटू आर। तो जब आई कितनी दे रखी है? 8, तो 8 गुणा 8, प्रतिरोध कितना दे रखा है? 4।
तो 8 8 64 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा राइट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप तो बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 256 वाट। कितना हो जाएगा जब इनको गुणा करेंगे तो 256 वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रेजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह होते हैं उच्च चालकता, निम्न तापमान गुणांक, उच्च थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ या किफायती। चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न तापमान